लास्ट क्लास में हमने जो वीडियो पॉज हो गई थी उसके बाद हम नेक्स्ट अभी वीडियो आ रहे हैं। हमने इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग देखे थे। इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग में फर्स्ट आपका अनुप्रयोग था स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में फर्स्ट हमने आपको बताया था, हम पढ़ रहे थे इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। फर्स्ट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जो चिकित्सा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में फर्स्ट आपका अनुप्रयोग था, इसमें आपको बताया गया था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम देखें, यदि हमने इथेनोबायोलॉजी या फिर मानव पर्यावरण का हमने प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया तो हमको विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके कारण हम स्वास्थ्यवर्धक दशाओं का हम निर्माण कर सकते हैं। जब स्वास्थ्यवर्धक हम दशाओं का निर्माण कर लेंगे तो हमारे पास बीमारियां क्या हो जाएंगी, कम से कम हो जाएंगी, जिसके कारण परंपरागत जो चिकित्सा प्रणाली है वो इवॉल्व होगी। जो परंपरागत तरीके से हम दबा के रख रहे थे, पहले तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल या थेरेपी वगैरह नहीं थी। परंपरागत तरीकों से ही जड़ी बूटियों का प्रयोग करके ही हम क्या करते थे, बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी सॉल्व कर लेते थे। अब इस परंपरागत चिकित्सा का इवॉल्व हुआ, आयुष प्रणाली का हुआ। आयुष क्या होता है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, और दो और जोड़े गए हैं, सोवा-रिगपा और नेचुरोपैथी। 2010 में इनको जोड़ा गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन था, नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन बताया था दूसरा कृषि के क्षेत्र में। यदि हमने कृषि के क्षेत्र में इथेनोबायोलॉजी का देखा अनुप्रयोग, यदि हमने अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, जो उनमें चेंजेस हो रहे हैं मानव के विकास के साथ साथ, उनको समझा कि हमारे पर्यावरण के लिए क्या चीज़ें हानिकारक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे अब सतत कृषि को बढ़ावा हमने दिया। सतत कृषि को बढ़ावा किस तरीके से हमने दिया कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी में जो चीज़ें अभी हमें मिल रही हैं एग्रीकल्चर से, जो आपको अभी जिस क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी में, जैसे आम की वैरायटी आपको अलग अलग टाइप की मिल रही है, अलग अलग चीज़ों की फ्रूट्स की वैरायटी आपको मिल रही है, आगे आने वाली जनरेशन में क्या वो चीज़ मिलेगी या नहीं, आप गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे इतना चेंजेस देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट में भी और ह्यूमन के कारण भी। तो सतत विकास को बढ़ावा देगा कृषि का, इसमें परंपरागत कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। कुछ जो पुराने लोग थे वो जानते, जो पुराने लोग या बूढ़े लोग हैं, तो वो उनको ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कृषि के लिए। उनके पास खुद का इतना नॉलेज होता है कि वो जलवायु को देखते हुए, हवाओं की दशाओं को देखते हुए या बादल की कंडीशन को देखेंगे, हवा का रुख देखेंगे, वो बता देंगे कि हमें फसलों की कटाई कब करनी चाहिए, कब बोना चाहिए, कब नहीं बोना चाहिए। वो बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उससे सजेशन ले सकते हैं। तो हमारी परंपरागत कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर हम एकीकृत कीट प्रबंधन कर सकते हैं। हम अभी क्या कर रहे थे, हम हर्बिसाइड्स का प्रयोग कर रहे थे, अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे थे। अब एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग हम कर सकते हैं कि हमको यदि इल्ली किसी चीज़ में लगी हुई है तो हमको पता है कि ये इल्ली किस तरीके से, इसको खाने वाली चिड़िया कौन सी है, ठीक है, तो हमने उस चिड़िया को वहाँ पे पाला, तो जिसके कारण वो क्या हुआ, वो कीट का कंट्रोल हो गया। फिर है नेक्स्ट है जैव विविधता का संरक्षण के क्षेत्र में। यदि हमने देखा, थर्ड हमने बताया था आपको जैव विविधता। जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में यदि हमने देखेंगे तो जैव विविधता, यदि हमने अपने प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य या हमने अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बांध के रख लिया तो क्या होगा, हमारी जो विविधता है, मतलब पौधों की वैरायटी है या एनिमल्स की वैरायटी है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। आज आपकी जो सॉइल है वो आप जानते हैं क्या, वो 10 साल बाद भी वो सॉइल आपको मिलेगी, फर्टाइल सॉइल, उसकी फर्टिलिटी भी कम हो रही है। क्यों हो रही है उसकी फर्टिलिटी कम? क्योंकि उसके हमने इतने इंसेक्टिसाइड्स प्रयोग करे हैं, हमने इस तरीके से डैमेज कर रहे हैं सॉइल को कि उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी भी कम होती जा रही है। जैसे आज यहाँ पर अभी देखिए, आप जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस प्रांगण में जैसे नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या ये नई नई बिल्डिंग्स पहले भी थी क्या? नहीं, पहले तो पूरा जंगल वाला एरिया रहा होगा, उनको हमने काटा,
ठीक है, वो जंगल वाला एरिया रहा होगा, फर्टाइल सॉइल रही होगी, वहाँ पे आप कुछ भी लगाए बहुत अच्छे से ग्रो कर देता होगा। लेकिन अब नई नई पूरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, अब आप वहाँ पे देखेंगे तो पूरी रेतीली पथरीली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब वहाँ पे कुछ उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फर्टाइल सॉइल। आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, ये जो मिट्टी है ये मिट्टी मिलेगी ही नहीं आपको। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, इस तरीके की टेक्निक्स आ जाएंगी, क्योंकि मिट्टी मिलेगी ही नहीं फर्टाइल सॉइल। जहाँ यदि मिट्टी को चाहिए है तो हमको बिल्डिंग को उखाड़ना पड़ेगा, नीचे से मिट्टी को निकालना पड़ेगा। बनने के लिए इस मिट्टी को 100 साल लग जाते हैं, लेकिन 5 दिन में आप इस मिट्टी को ख़राब कर सकते हैं, इस फर्टिलिटी को। 5 दिन में आप फर्टिलिटी को इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बनने में कितने 100 साल लग जाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगी ही नहीं, तो मिट्टी में नहीं उगाएगा। वो बोलेगा अच्छा ये मिनरल। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, वर्ड है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स आप अमेजन में भी मिले देखेंगे तो आपको हाइड्रोपोनिक्स का चैम्बर मिल जाएगा आपको। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है, हाइड्रो मतलब क्या होगा, वाटर। अब आपको जब पता है आपको कोई प्लांट उगाना है तो मिट्टी से वो क्या लेता है, मिट्टी से क्या लेगा, मिनरल्स। ठीक है, कोई भी प्लांट है जो उसको मिट्टी किस लिए ज़रूरी है, सॉइल किस लिए ज़रूरी है, मिनरल्स के लिए। तो हमने क्या किया, वाटर में जितने भी इसेंशियल मिनरल्स हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ, इसेंशियल मिनरल्स फॉर द प्लांट ग्रोथ, हमने ये सारे मिनरल्स को हमने वाटर में डाला। ठीक है, और फिर हमने ये वाटर में आपको अमेज़न में मिल जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या हो गया, कुछ कैलीग्राफी। देखिए अमेज़न में आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का एक चैम्बर मिल जाएगा जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के लिए यूज़ होता है। इसमें यहाँ पर रबड़ का एक कॉर्क लगा होता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक यहाँ पर रबड़ का एक कॉर्क लगा रहता है, क्योंकि आप कोई भी प्लांट को ग्रो कराएंगे तो उसको स्टेबल सीधा खड़ा रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि रबड़ का कॉर्क होगा। आप उसमें जो वाटर आएगा तो वाटर भी मिलेगा आपको, इसेंशियल मिनरल्स होंगे जिसमें आप उस वाटर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी एक प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक प्लांट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ी ना कुछ की, आपने केवल क्या यूज़ किया, पानी से आपने उगा लिया। अब एरोपोनिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरोपोनिक्स अब क्या होगा, एरो मतलब हवा में उग रही है खेती, हवा में हो रही है। हवा में कैसे होगी, हवा में कैसे होगी, एक चैम्बर जैसे आपने कांच का एक पूरा चैम्बर बना दिया। ओके, अब वहाँ से सनलाइट तो आ रही है, ठीक है। अब आपको प्लांट के लिए जो आपने हवा में लटका दिए बहुत सारे प्लांट को ग्रो कराने के लिए, वहाँ पर अब इसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं उसका हमने स्प्रे से छिड़काव कर दिया, तो सारे इसेंशियल मिनरल्स पहुँच गए उस पर। ओके, ये आपका एरोपोनिक्स आ जाएगा। ओके, हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी नहीं मिलेगी आगे आने वाले टाइम पे, इसलिए ये जो नई नई टेक्निक्स है। इसलिए अभी हमको क्या करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर मेंटेन रहे और जो स्पीशीज़ है आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले, तो इसलिए हमने किया। फिर नेक्स्ट है आपका 4th है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण। यदि हम नॉर्मल तरीके से या पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके यदि हम नई नई वैरायटी को उगा सकते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसमें से जो हमारे पारंपरिक खाद्य प्रणाली है उसका भी पारंपरिक खाद्य प्रणाली है वो उसको भी बेनिफिशियल होगा। हमारे जैसे पारंपरिक जैसे बोले जैसे राजस्थानी फूड है, ठीक है, राजस्थानी फूड है, गुजराती फूड है, ये धीरे धीरे जो पिज़्ज़ा बर्गर आगे आते जा रहे हैं, इसके कारण जो परंपरागत चीज़ें हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। ओके, जैसे पहले बनाया जाता था कंडे में या चूल्हे में रोटी बनाई जाती थी, तो उसके कारण क्या होता था कि वो और टेस्टी भी लगती थी। आपने भरता भी कभी खाया होगा, जो उसका भरता होता है, बाटी होती हैं कंडे की या चूल्हे की, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। हम तो गैस में बनाएंगे, लेकिन गैस में भी वो
गैस में बनाएंगे या माइक्रोवेव में हम यूज़ करेंगे, तो माइक्रोवेव में यूज़ करने से क्या होगा, बहुत सारी रेडिएशन को हमने यूज़ किया खाना बनाने के लिए। तो हम खाना किस लिए खाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन स्वस्थ नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं और रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। तो इसके कारण खाद्य सुरक्षा एवं पोषण को ध्यान में को बेनिफिशियल पॉइंट मिलेगा इसमें से। फिर नेक्स्ट आपका आता है जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण। नेक्स्ट आपको लिखाया था जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन इसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में अब पता है आपको डे बाय डे आपके हाथ में नहीं है जलवायु परिवर्तन चेंज करना, आप एक लिमिटेड चेंज, लेकिन हो सकता है जो आपकी जलवायु हो, कुछ आपके कारण, कुछ इन्वायरमेंट क्लाइमेट कंडीशंस के कारण आपकी जलवायु जो है वो चेंज हो जाए। तो हम ऐसी जो कृषि है या फिर ऐसे प्लांट्स जो कि हर एक जलवायु में सरवाइव कर सके, हम ऐसी प्लांट वैरायटी को प्रेफरेंस दें या हम ऐसी प्लांट वैरायटी को सेव करके रखें जो हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकती है या उसमें टॉलरेंस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या किया, जलवायु परिवर्तन अनुकूल फसलों की हमने खोज की। क्या किया हमने, जलवायु परिवर्तन अनुकूल की स्पेलिंग थोड़ा सुधार लीजिएगा, अनुकूल फसलों की खोज की, अनुकूल फसलों की खोज। हमने फर्स्ट क्या किया, जलवायु परिवर्तन अनुकूल फसलों की खोज की। सेकंड हमने क्या किया, ये इन फसलों को हमने देखा कि सहन करने में जो मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको सहन करने में ये योग्य हो। फिर नेक्स्ट या सक्षम हो। फिर इसके कारण हमने, इसके लिए हमने क्या किया, जो परंपरागत देखिए जलवायु परिवर्तन चेंज हो रहा है, जैसे कि जलवायु हमारी चेंज हो रही है जिसके कारण यदि मान लो पानी कहीं एक जगह सूखा हो गया, कहीं एक बाढ़ आ गई। अब जब सूखा हो गया तो क्या भूमि, सूखा जब हो रहा है तो हम बाहर के जो वाटर रिसोर्स है उन पे हम डिपेंड ना रह के हम वहाँ पर जो हम बना सकते हैं खुद के परंपरागत रिसोर्स होते हैं, जैसे बावड़ी हो गई या फिर तालाब हो गए, जो पहले अभी भी होंगी बावड़ी और तालाब और कुएं, लेकिन अब उनका यूज़ नहीं होता है। सब जगह बोरिंग करवाते हैं खेतों में भी और उसी का पानी हम यूज़ करते हैं। तो हमको इससे, हम यदि जलवायु परिवर्तन के ऊपर हम ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, जो सतत जल प्रबंधन प्रणाली है या परंपरागत या सतत जल प्रबंधन को सतत वर्ड बताया था। जैसे अभी हम किसी को बताएंगे बच्चे को कि यदि हम किसी को बताएंगे कि बावड़ी क्या होती है तो बच्चा जानता है क्या बावड़ी, वो तो लेक व्यू जानता है, रिवर जानता है, सी जानता है, बीच जानता है, ठीक है, बीच में घूमने जाना है, समुद्र में घूमने जाना है या फिर नदियों में घूमने जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा या लेक व्यू जाना है, तो ये सब चीज़ें जानता है। वो क्या वो जानेगा कि बावड़ी क्या होती है, क्योंकि बावड़ी जो एक्चुअल बावड़ी है वो तो बंद हो रही हैं, ठीक है। यदि हम इस तरीके के, यदि हम जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी हम ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारी सतत जल प्रबंधन प्रणाली का भी विकास होगा। फिर थर्ड है, क्या ये हमारे एक के करने से हो जाएगा क्या, तो हमको क्या करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, समुदाय मतलब आप सबसे डिस्कस करोगे कि इसके लिए हमको नई नई कमेटी बनाओगे कि इसके संरक्षण के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए क्या काम करनी है, उसकी रणनीति बनाओगे। तो इसमें लिख लीजिएगा समुदाय आधारित अनुकूलन रणनीति का विकास।
समुदाय आधारित अनुकूलन रणनीति का विकास। फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट लिख लीजिएगा, बावड़ी क्या होती है? बावड़ी कौन बताएगा बावड़ी क्या होती है? बावड़ी क्या होती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, बावड़ी क्या होती है मैडम? कुएं के अंदर बनी होती है, तो 50 बेड होते हैं, फिर उसके अंदर 5-6 बेड बनी होती है बावड़ी। ओके, तालाब के टाइप का होता है, छोटा सा रहता है। यस बताइए। हाँ, पोखरा बोलते हैं, वो छोटा सा ही रहता है, मतलब तालाब से छोटा रहेगा, छोटे एरिया में खड़ा रहता है, वही बावड़ी कहलाता है। ठीक है, ओके। बावड़ी जैसे आपने तालाब देखा होगा, ठीक है, तालाब में आपने देखा होगा कि मिट्टी होती है चारों तरफ, ठीक है, वहाँ राजा महाराजा और उनकी रानियाँ जाएंगी तो फिर कैसे जाएंगी? वो फिसल जाएंगी। तो बावड़ी में क्या होता है, बावड़ी में उनके लिए बढ़िया प्रॉपर सीढ़ी बना दी जाती है, इस तरीके से प्रॉपर सीढ़ियाँ बना दी जाती है, और जो वर्षा का जल होता है वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए प्रॉपर एरिया, उनके पास बहुत एरिया होता था राजा महाराजा के पास, अब तो रहता नहीं है, ठीक है, इतना तो है तो नहीं है, एक अपन लैट बाथ ही बना रहे हैं, स्विमिंग पूल ही बनवाते हैं बस, है ना, कुछ नहीं बनवाते। तो बढ़िया अच्छा इतना बड़ा जैसे एरिया है, तो उसमें जो वर्षा का पानी है तो वो स्टोरेज रहता था बढ़िया आराम से, ठीक है, और मतलब ये ऐसा नहीं कि मिट्टी इट्टी है कुछ, ठीक है, पूरा सीमेंटेड अच्छे से जिस तरीके से, या पत्थर से पूरा कोटिंग रहता था, और वहाँ पे प्रॉपर साफ पानी आके स्टोरेज रहता था, और सीढ़ी से उतर के अंदर जा सकते, बहुत गहरा। हाँ, कुंड, हाँ उसी का लार्ज स्वरूप है बावड़ी। ओके, हाँ सब जगह मिल जाएगी, लेकिन अब वहाँ पे जब यहाँ तक अंदर तक जाएंगे, ये सीढ़ी तक जाएंगे अब आप, उसके बाद यहाँ पे पत्ती मिलेंगी आपको, बहुत सारी कचरा भरा हुआ, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसका प्रबंधन करना है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है आपका, जब जलवायु प्रबंधन आपके पे ध्यान देंगे, जलवायु के ऊपर जब आप क्लाइमेट के, तो उसके कारण वन प्रबंधन को भी अफेक्ट पड़ेगा, कि वन प्रबंधन पे भी आपको ध्यान देंगे, ठीक है, कि जलवायु चेंजेस कम से कम हो, तो आप क्या करेंगे, जब समुदाय बोलेगा, इसके लिए एक चीज़ बेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अपने बर्थडे में सब लोग एक एक पेड़ लगाए, तो क्या आपने किया इसका वन प्रबंधन, वन प्रबंधन को भी बेनिफिट मिलेगा इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। जब आपने वन प्रबंधन किया तो एक चीज़ और पॉइंट बता सकते हैं आप, जब आपने वन प्रबंधन किया तो जो जातियां विलुप्त हो रही थी, जो एनिमल्स विलुप्त हो रहे थे, कि जो वनों में रहते थे, जैसे सांप है, ठीक है, अब सांप तो अब मिलते भी नहीं है ज़्यादा अच्छी वैरायटी के, ओके, क्योंकि वन ही कट गए पूरे, वन ही जब पूरे कट गए हैं तो कहाँ से सांप और बिच्छू मिलेगा आपको, उनकी भी वैरायटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, या उनकी भी तो क्या होगा इसमें से, आजीविका विविधीकरण, आजीविका विविधीकरण, यस, ओके, जब आप वन लगाएंगे तभी तो वहाँ पे टाइगर रिजर्व और ये रिजर्व बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे घर पे थोड़ी ना ला के रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में, इसका लिख लिए सारे पॉइंट आप लोगों ने, यस। नेक्स्ट लिखिएगा शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र में, नेक्स्ट आपका अनुप्रयोग है शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र में। अब शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में यदि हमने अपने पर्यावरण का अध्ययन किया तो क्या शिक्षा और संस्कृति पे फर्क पड़ेगा, बताइए। जो हमारे जो आपको यदि पर्यावरण का आपने प्रॉपर अध्ययन किया है तो क्या दस्तावेजीकरण तो हुआ है, यस। तो शिक्षा में आपको क्या मिलेगा, पारंपरिक ज्ञान, ठीक है, क्या मिलेगा आपका पारंपरिक ज्ञान। और जो भी पारंपरिक ज्ञान है, यदि बुजुर्गों से जो भी चीज़ें आपको पता चली
तो आपने उसको क्या लिखोगे, उसका दस्तावेजीकरण कर दिए। ठीक है, तो इससे शिक्षा ज्ञान सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको। अभी भी देखा जाता है मेडिकल फील्ड में भी जब रिसर्च होती है तो जो पुराने ग्रंथ हैं उनको भी रेफ़र किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका पारंपरिक ज्ञान क्या है, स्टोर है, वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। ओके, वो यूट्यूब और जेमिनी और चैट जीपीटी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो क्या आपको क्या है, आप लोगों ने पारंपरिक ज्ञान का, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण, इसको बढ़ावा मिलेगा पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण को, कि बोलो कि ग्रंथ क्या काम के हैं, इस काम के हैं ये। ठीक है, पर्यावरण को संरक्षण करने में साथ दे रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, जो पारंपरिक ज्ञान का प्रसार होगा इससे। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया गया। अब इसको लोग आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। यूएस जाए, इटली, अमेरिका, चाइना, ठीक है, ये क्या करेंगे, जाके बोलेंगे कि यहाँ पे लोगों को कैसे इतनी चीज़ों के बारे में पता चला है, तो बोलेंगे उनके ग्रंथों में लिखा है, ये पारंपरिक ज्ञान है। तो वो हमारे ग्रंथों को भी वो रीड आउट करेंगे। ठीक है, जिसको भी रिसर्च फील्ड में जाना तो उन ग्रंथों को भी थोड़ा बहुत रेफ़र करेगा, तो क्या होगा, उसका प्रसार होगा। पारंपरिक ज्ञान का क्या होगा, प्रसार होगा। और पारंपरिक शिक्षा का पुनः विकास, ठीक है, का पुनः विकास, इसके कारण क्या होगा, पारंपरिक शिक्षा का पुनः विकास। इसके कारण क्या हुआ, पारंपरिक प्रसार हुआ, पारंपरिक ज्ञान का प्रसार, पारंपरिक शिक्षा का पुनः विकास। फिर नेक्स्ट है, इसके कारण क्या होगा आपको, सांस्कृतिक गौरव और जो सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण भी होगा। ठीक है, यदि इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सेकंड पॉइंट कर लीजिएगा, इसको थर्ड पॉइंट कर लीजिएगा, फोर्थ लिख लीजिएगा, सांस्कृतिक गौरव व विरासत का संरक्षण। अलग बहुत सारे म्यूज़ियम बनाए गए हैं जहाँ पर ये पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए बनाया गया है, वो इथेनोबायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसको जब ये पारंपरिक ज्ञान है, जो वो गौरव है, हमारा सांस्कृतिक गौरव है, विरासत है हमारा, तो इसको हमने संरक्षण करके इसलिए म्यूज़ियम बनाए जाते हैं, उनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है इको टूरिज़्म। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इको टूरिज़्म के क्षेत्र में क्या होता है। नेक्स्ट आ जाइए, शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र के बाद इको टूरिज्म के क्षेत्र में। ठीक है, इको टूरिज्म को क्या बेनिफिशियल पॉइंट होगा इससे, इथेनोबायोलॉजी का अध्ययन करने से। लास्ट क्लास में बताया था ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ावा मिलेगा। टी से ट्रेडिशनल और इकोलॉजिकल, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, इसको आपको बढ़ावा मिलेगा। यदि परंपरागत कोई चीज़ हमारी है जिसको हम डैमेज नहीं करें, या वन है या कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, या हम उनको डैमेज नहीं करके उनका संरक्षण यदि हम प्रोवाइड करते हैं, तो इको, जैसे आपके नेशनल पार्क वगैरह हो गए। ठीक है, नेशनल पार्क में आपको इको टूरिज्म के लिए भी हेल्पफुल होता है। क्या आप नेशनल पार्क को काट के बिल्डिंग बना लेंगे तो क्या वो नेशनल पार्क इको टूरिज्म के लिए हेल्पफुल होगा? क्या वो हर क्षेत्र में जो परंपरागत जो चीज़ें थी पहले, नेशनल पार्क क्या बनाए गए हैं, वो तो पहले से थे, उस एरिया को क्या किया है, संरक्षित कर दिया गया है। तो इसके कारण क्या हुआ, हमको पता चली ट्रेडिशनल नॉलेज, हमको पता चला कि वहाँ पे किस तरीके की संस्कृति, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जब आप नेशनल पार्क वगैरह में जाएंगे, जैसे भीमबेटका की गुफा है या कहीं पर भी जाएंगे, तो आपको जो ट्रेडिशनल पुराने चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ओके, इससे आप क्या होगा, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को आपको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, आपका पर्यटन अनुकूलन पर्यावरण का निर्माण होगा। ठीक है, पर्यटन अनुकूलन पर्यावरण का निर्माण। संरक्षित भी कर रहे हैं और पर्यटन को भी हम
बढ़ावा दे रहा है। अब जब हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो रोजगार मिलेगा क्या? यस, तो क्या होगा? रोजगार सृजन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोजगार सृजन। फिर नेक्स्ट पॉइंट रोजगार सृजन, और इसके बाद जो पारंपरिक पाक कला होती है उसको भी बढ़ावा मिल सकता है। इको टूरिज्म, जैसे आप कहीं पे भी घूमने जाओगे वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ों को ही खाना पसंद करोगे, ठीक है, कि वहाँ पे हम गए हैं तो हम वहाँ का ये चीज़ ज़रूर खा के आएंगे। तो पारंपरिक पाक कला का भी, यदि आप इको टूरिज्म के क्षेत्र में देखेंगे तो पारंपरिक पाक कला को भी प्रोत्साहन मिलता है। ओके, यहाँ पर आपका इथेनोबायोलॉजी का पूरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इथेनोबायोलॉजी और इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग। ओके, हमने क्या क्या देखा है इथेनोबायोलॉजी में? हमने इथेनोबायोलॉजी क्या होती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, फिर उसके हमने जो अनुप्रयोग जो आपके MPPSC मेंस के सिलेबस में है, हमने इथेनोबायोलॉजी में उसके अनुप्रयोग, तो हमने उसका समराइज़, पहले इथेनोबायोलॉजी होता क्या है, उसकी हमने उद्देश्य देखे, फिर उसके बाद कौन कौन से चरण में इथेनोबायोलॉजी पे वर्क किया गया ये हमने देखा, फिर हमने किस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में उसके अनुप्रयोग हमने देखे। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद इसका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में आ जाते हैं, कहाँ से आएगा, कहाँ गया? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। डॉक्यूमेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हुए थे वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था इथेनोबायोलॉजी और उसके अनुप्रयोग के ऊपर, और उससे जो शॉर्ट आंसर बन सकते हैं या लघुत्तरी या अति लघुत्तरी प्रश्न बन रहे हैं तो उनको देख लेते हैं। ये देखिए, यदि आपको अधिलघुत्तरी या 2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से आएंगे? इथेनोलॉजी का अर्थ क्या है, इथेनोबायोलॉजी का अर्थ, तो आप लिख सकते हैं इथेनोबायोलॉजी क्या होता है। नेक्स्ट है किससे संबंधित है, मानव और उसके पर्यावरण के गतिशील संबंधों से रिलेटेड है। इथेनोबायोलॉजी का अध्ययन किससे संदर्भित करता है, ये अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। फिर बायोपायरेसी, ये आपको अभी बायोटेक वाले चैप्टर में बता रही थी मैं। इथेनोमाइक्रोबायोलॉजी से क्या अर्थ है, इथेनोमाइक्रोबायोलॉजी से क्या, माइको वर्ड कहीं भी आता है मतलब फंगस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइको फंगस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका लघुत्तरी क्वेश्चन में आएंगे तो लाभों के बारे में बताइए, लिख सकते हैं आपको लाभों, हर एक क्षेत्र के आप बता सकते हैं। इथेनोबायोलॉजी के उद्देश्य बता सकते हैं आप। फिर पारंपरिक कृषि पद्धतियों का अध्ययन कैसे सतत कृषि प्रथाओं को विकसित करने में मदद करता है, ये भी आप बता सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से एलॉबरेट किया जा चुका है। खाद्य सुरक्षा व पोषण में इथेनोबायोलॉजी का क्या योगदान है, यस। फिर है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ठीक है, बौद्धिक, इसमें से एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत पारंपरिक ज्ञान की रक्षा कैसे की जाती है, आपकी थ्योरी वही है, उसमें से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इथेनोबायोलॉजी क्या है, इसकी अंतर्विषयक प्रकृति पर प्रकाश डालिए। तो अलग अलग क्षेत्र में आप प्रकाश डाल सकते हैं, ओके, टॉर्च करानी है इसमें। फिर इथेनोबायोलॉजी के विभिन्न क्षेत्र, महत्व और अनुप्रयोगों को विस्तार से समझाइए, इसको भी कर सकते हैं। सारे टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है बहुत इजी दिख रहे होंगे आपको, ये लिख सकते हैं आप सभी के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, ओके, थैंक यू सो मच, पॉज कर देना।